यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ दैट इज चैप्टर नंबर 6, जिसमें एक इंट्रो पार्ट में मैंने आपको कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, किन किन पॉइंट्स के ऊपर अपनी डिस्कशन चलेगी, एक ओवरव्यू के जरिए मैंने वो सारा पॉइंट आपसे क्या करा, डिस्कस करा। इवन हमने फीचर्स को लेकर भी ऑरली बात तो कर ली थी कि कंपनी के जो फीचर्स हैं उनमें से नंबर वन सबसे पहले तो क्या देखने को मिलती है सर, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इस पे और भी डिस्कशन होगी जब आज आप प्रॉपर टॉपिक पे जाओगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग। एंड आई थिंक सो सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण ही आपके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी आप लोगों को क्या कहती है, डे वन से कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। अगर देर इज अ डिस्टिंक्शन, अगर दो चीजों के बीच में, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में अगर डिस्टिंक्शन है, तभी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। और कंपनी के केस में आप लोगों ने वर्ड पढ़ा, द वर्ड कॉल्ड एज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस, लगातार। एंड सक्सेशन मींस आगे से आगे से आगे कंपनी अपना काम करती रहेगी, मेंबर्स के आने जाने से कंपनी की वर्किंग के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। सर व्हाट डू मीन बाय मेंबर्स का आना जाना? लाइक पर्टिकुलरली कोई मेंबर की इंसॉल्वेंसी होना, लाइक मेंबर की डेथ होना, या मेंबर की किसी तरह की इनकैपेसिटी होना, इनकैपेसिटी लाइक मेंबर बिकम अनसाउंड, अनसाउंड माइंड, दिमाग से खिसक गया बेचारा। अब इन दैट केस ऐसा साउंड पर्सन तो नहीं है, अनसाउंड पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग टू अलाउड नहीं है टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, आई एम यूजिंग द वर्ड टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आई थिंक सो जैसे ही तुम कंपनी का मेमोरेंडम साइन करते हो, कंपनी के आर्टिकल्स आप लोग साइन करते हैं, आप कंपनी की मेंबरशिप एक्सेप्ट करते हैं, आपका और कंपनी का दोनों का आपस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। So as per that, sir, I think so. Member is incapable. Member is not allowed to become now continue as a member of the company. So उनको बाहर भेजा जाएगा। पर कहते सर हमारा मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग। सो ऐसे कई सारे फीचर्स आज डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। और मेन थिंग इज हमने कल बात करी इनकॉर्पोरेशन को लेकर, सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं डिस्कस करे बट वन टू वन आज जहां तक जाएगी बात, इनकॉर्पोरेशन को लेकर आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जैसे ही आपने पार्टनरशिप से कंपेयर करा कंपनी को, पार्टनरशिप में वर्ड आपने क्या कहा सर, वहां तो रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, ऑप्शनल, करवाना ना करवाना आपकी इच्छा। और वो भी पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ डिसेबिलिटीज इस तरह की लगाई हैं कि जिनसे मजबूर होकर आप ऑटोमेटिकली खुद वर्ड क्या कहेंगे, सर रजिस्टर्ड करवा ही लो, फायदा ही होगा, नुकसान थोड़ी होगा। कंपनी के केस में ऐसे ही कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी के केस में डे वन से आपको कंपनी क्या करवानी पड़ेगी, रजिस्टर्ड। कारण कंपनी पैदा ही कैसे होती है, बाय रजिस्ट्रेशन। एंड रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है कंपनी के केस में, मैंडेटरी। तो यहां वर्ड ऑप्शन दो है ही नहीं। फिर बात आती है कि कल को जब क्लाइंट आपसे पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, द टू मेन डॉक्यूमेंट्स आर, वन इज मेमोरेंडम, सेकंड इज आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ ऑफ एसोसिएशन। व्हाट यू मीन कंपनी, अगर आप एक चीज समझ रहे हो, कंपनी है तो ग्रुप ऑफ पीपल ही है, हम जैसे चंद लोग ही हैं पर्टिकुलरली जो इकट्ठा होकर, अगर मैं सही वर्ड में समझूं, कि हम लोग मिलकर एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। एंड अल्टीमेटली इस टोटल ग्रुपिज्म को वर्ड अगर कहा जाए, दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। अब वही आपने मिनिमम मैक्सिमम का नंबर यहां पे सुना, कल मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने रिक्वायर्ड हैं जी, दो। हाँ, मैक्सिमम इट कैन बी 200, प्राइवेट कंपनी की केस में मैक्सिमम इट कैन बी 200। बट वही अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, पब्लिक कंपनी में सर मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट। और आजकल प्राइवेट कंपनी के अंदर ही एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी जो बनने लग गई टू गिव द बेनिफिट्स टू द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स, दैट इज कॉल्ड एज वन पर्सन कंपनी, शॉर्ट वर्ड ओपीसी।
अब बाय द नेम स्टेट्स 1%, तो नेचुरली यहां पे मेंबर कितने होंगे? क्योंकि हमने पता क्या देखा, जो लोग तो पहले पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, यार उनको तो कंपनी में आने में कोई दिक्कत ही नहीं। पहले भी दो बंदे काम कर रहे थे, आज भी दो बंदे मिनिमम चाहिए। तो जो पर्सन ऑलरेडी पहले एसोसिएशन में काम कर रहा है, उसको किस बात की दिक्कत कॉर्पोरेट कल्चर में आने में? उल्टा वो तो अपनी प्रोफाइल अपग्रेड कर रहा है। कहाँ तुम अनलिमिटेड लाइबिलिटी में थे, अब किस में जाओगे? लाइबिलिटी लिमिटेड में। कम से कम अच्छा ही जा रहा है, ट्रांसपेरेंटी कंप्लायंसेस में ही जाओगे, अच्छी बात है। बट इस बात से ना, कौन कॉर्पोरेट कल्चर का बेनिफिट टेकअप नहीं कर पा रहा था? हमारा सोल प्रोप्राइटर, एक सिंगल पर्सन, जिसकी सोच आज भी क्या है? सर मैंने किसी के साथ काम नहीं करना, मैंने अपना खुद का काम करना है, पर करना चाहता हूं कंपनी बनाकर। पर पहले जब ओपीसी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, वहां पे मिनिमम कंपनी जो होती थी वो कौन सी होती थी? प्राइवेट। इससे मिनिमम तो कोई थी ही नहीं। एंड प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए भी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए हुआ करते थे? दो। तो इन्होंने थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए, इसीलिए 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट वहां पे लाया, कि कम से कम अगला, अगर कोई कंपनी बनाकर सिंगल पर्सन भी काम करना चाहता है, कम से कम कर तो सकेगा। ऑप्शन इज देयर ना, दैट इज। हाँ मैं कह दूं जो उनके केस में कोई डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे, भाई कुछ नहीं अलग होगा, वही होगा। हाँ कंप्लायंसेस का बहुत फर्क होगा ऑन द स्केल ऑफ 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। सबसे ज्यादा कंप्लायंस किस में होंगी? सबसे ज्यादा कंप्लायंस किस में होंगे? व्हाट डू मीन बाय कंप्लायंस? व्हाट डू मीन बाय कंप्लायंस? रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, प्रोविजंस, सबसे ज्यादा किसके ऊपर होंगे? अब अच्छा, पब्लिक में भी, सुन लो वर्ड, पब्लिक में भी दो तरह की कंपनीज होती हैं। वन इज कॉल्ड एज लिस्टेड कंपनी एंड दूसरी अनलिस्टेड। लिस्टेड होने का मतलब क्या है? कि आपने अपनी कंपनी के शेयर्स को, सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाया हुआ है, कहां पे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पे। और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में तो दो ही आती हैं जी, एनएसई, बीएसई। बट ऐसा नहीं कि ओनली एनएसई बीएसई, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी, कलकत्ता, जलंधर, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, रीजन बेस्ड छोटे मोटे लेवल की भी है। सर एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं सर, स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक अ जोमैटो स्विगी। जस्ट लाइक अ जोमैटो स्विगी, द रेस्टोरेंट्स आर लिस्टेड ऑन दैट, जिससे उनकी डिस्कवरेबिलिटी, विजिबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। कहाँ? वो रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली अपने लोकल एरिया से ऑर्डर ले रहा था, उसी सेक्टर से ऑर्डर ले रहा था। हमें तो पता ही नहीं था कि कौन सी दुकान कहाँ खुली हुई है, पूरे पंचकुला में, पूरे चंडीगढ़ में, हमें क्या पता था? बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पे वेरियस रेस्टोरेंट्स ने अपने आप को क्या करवाया? लिस्ट। जिससे नाउ योर फिंगर टिप्स, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल ऑप्शंस, कि आपको अगर मान लो कौन से, मुझे कई बार तो नाम भी नहीं पता होते, नए नए नाम सुनने को कहां से मिलते हैं? इनसे। ये मेन फायदा होता है अपने आप को लिस्टिंग करवाने का। अब जो कंपनी सोचे कि मैंने अपनी कैपिटल इकट्ठी करनी है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे मैंने क्या करनी है? कैपिटल इकट्ठी करनी है। मैं लोकल सोच क्यों रखूं? मैं अपने आप को लिस्ट करवाऊंगा किसके पास? एनएससी, बीएससी। क्योंकि उन पे लिस्ट होना, सर आपकी नेशन वाइड टर्मिनल्स पे स्टॉक का ट्रेड होना, शेयर्स का ट्रेड होना। तुम्हें यही नहीं पता इंडिया के, अच्छा इवन वर्ल्ड वाइड, फॉरेनर्स कैन ऑल्सो इन्वेस्ट एंड फॉरेनर्स हैव फेथ ऑन यू इफ यू आर लिस्टेड ऑन एनएससी और बीएससी। पर कोई छोटा काम थोड़ी है। स्टॉक एक्सचेंज के विली बैठी है पर्टिकुलरली आप लोगों को लिस्ट करवाने के लिए। मैं ऐसे कैसे तुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दूं? इनके क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स, कि पहले हमारी ये कंडीशंस पूरी करो, आपकी कंपनी इस कंडीशंस का क्या करे? कंप्लायंस करे। जिन पे वो कंप्लायंसेस कौन बताती है? स्टॉक एक्सचेंजेस पे रेगुलेशन किसकी है? सेबी, कॉल्ड एज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो किसकी देन है? हर्षद मेहता, 1992। समझे ना पॉइंट? जब इतने स्कैम एंड ऑल चलने लगे दिखे, तो जाकर एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाई गई, कि जस्ट लाइक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कौन बैठा है? आरबीआई। सर अगर ये सिक्योरिटीज मार्केट को हैंडल नहीं किया गया, फिर तो लोगों का फेथ उठ जाएगा।
कितना पैसा, करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए पर्टिकुलरली हमारा ट्रैवल करता है किसमें, शेयर मार्केट, और वो भी डेली। इतनी तो मन करे हम कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है जितना हमारा डेली का ट्रेड है यहाँ पे लाखों करोड़ों का। ये जरा सी भी मूवमेंट होती है ना, इतने पैसे तो वैसे ही उड़ जाते। मतलब न्यूज़पेपर भी पढ़ते हुए हाथ कांप रहे होते, कितनी आसानी से कह देते हैं निवेशकों के 12 लाख करोड़ उड़ गए। 12 लाख करोड़, इतना पैसा ट्रेवल कर रहा है इस मार्केट के अंदर, इस स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड मार्केट्स भी कई कई हैं, मार्केट्स भी कई कई हैं। फॉरेक्स की मार्केट अलग है जिसमें करेंसीज का ट्रेड होता है। कॉमोडिटी मार्केट अलग है जिसमें कॉमोडिटीज का ट्रेड, ये तरह गोल्ड सिल्वर एंड ऑल, इवन पल्सेस, कार्डमम, इलायची एंड ऑल, मसाले, इनका भी ट्रेड होता है, वो कॉमोडिटी मार्केट है। और एक आती है कौन सी तुम्हारी, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉल्ड एज शेयर मार्केट, इसमें सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है। तो सर इसीलिए वर्ड चलो सुनना जरूरी है कि पब्लिक कंपनी में भी दो तरह की कंपनीज होती हैं, वन इज कॉल्ड एज लिस्टेड। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि पब्लिक कंपनी का मतलब ही लिस्टेड है, नो। क्या मेरी एक लाइन सुनना और बताना सही है? एवरी लिस्टेड कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, बट एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, इज इट सो? कौन सी लाइन सही है? फर्स्ट, एवरी लिस्टेड कंपनी इज अ पब्लिक, वो तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लिस्टिंग, पब्लिक को अप्रोच करना अलाउड ही किसको है, पब्लिक कंपनी। नेशन वाइड टर्मिनल स्पेस सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करवाना, इनवाइट करवाना अलाउड ही किसको है? ओपन प्रोपेगेंडा करना किसको अलाउड है? प्राइवेट को कुछ नहीं अलाउड। प्राइवेट को अगर अपनी सिक्योरिटीज इशू करनी है ना, भाई प्राइवेट प्लेसमेंट करो, घर घर जाके सिलेक्टेड मेंबर को करो, ओपन प्रोस्पेक्टस इशू करना आपको अलाउड। ये बातें कौन बता रहा है? ये सारी थिंग्स पर्टिकुलरली कौन बता रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट में पर्टिकुलरली लिखा हुआ है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्या, कि सर आपके केस में जी प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी को ओपनली प्रोस्पेक्टस इशू करना अलाउड नहीं। सिक्योरिटी इशू करनी है, प्राइवेटली करो, नॉट पब्लिकली। अगर इतना ही शौक था प्रोस्पेक्टस बनाने का, इतना ही शौक था लोगों को अपने साथ जोड़ने का, और वो भी ओपनली ऑफर करते हुए, पब्लिक कंपनी बना लेते, प्राइवेट क्यों बनाई है? प्राइवेट का मतलब ही क्या है? सिलेक्टेड। पब्लिक का मतलब क्या है? एनीबडी, कोई भी पर्सन कल को मेरी कंपनी में आना चाहे, पर्टिकुलरली च्युइंगम बार भी बार, पर्टिकुलरली इन दैट केस हमने क्या कहा, पब्लिक कंपनी के केस में वर्ड क्या यूज करा कि सर अगर आपने पब्लिक को सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड करवाना है तो पब्लिक कंपनी बनाते, प्राइवेट क्यों बनाई? ये सारी चीजें, ये सारा कंटेंट आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। सो आइए, ज्यादा बातें नहीं, अपन फिर वहीं रह जाएंगे। इंट्रोडक्शन पे आते हैं, अपन स्टार्ट करें अपना एक्ट जो भी पढ़ने वाला है। हाँ जी, अब नहीं पढ़ना। द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज एनेक्टेड। अच्छा, क्या वर्ड आपने थोड़ा सा नोटिस करा, इसकी नेचर क्या है? टू कंसोलिडेट एंड, वर्ड क्या है? मैंने कल आपसे एक बात पूछी थी, क्या 2013 पहली बार आया? उससे पहले, उससे पहले भी तो आए होंगे। इस 2013 की जो नेचर है, वो क्या नेचर है? टू कंसोलिडेट। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं पिछले वालों को भूल गया। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। अमेंड होने का मतलब सर अब वो 1956 वाली नहीं चलेंगी, मैं बताऊंगा नया क्या होगा। दैट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द, किसके रिलेटिंग? कंपनीज को लेकर क्या रूलिंग होगी, क्या रेगुलेशन होगी, क्या प्रोविजंस होंगी, मैं बताऊं। पर मैं कह दूं जी कि मैं अपना पास्ट भूल गया, नहीं। मैं खुद 2013, मैं खुद उस पुराने वाले को साथ में लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैंने वर्ड क्या बोला, टू कंसोलिडेट। जहां वर्ड आ जाए ना टू कंसोलिडेट, काइंड ऑफ नेचर बता रहा हूं लॉ समझने की। आगे भी पढ़ोगे, कौन सा पहली बार पढ़ना है, किसी भी एक्ट को पढ़ोगे, अगर वर्ड आता है कि इसकी नेचर टू कंसोलिडेट है, मतलब इससे पहले भी कोई था। ये उसको भी साथ में लेके आ रहा है, और प्लस एज इट इज नहीं लेके आ रहा, साथ में उसको क्या करेगा, अमेंड। कि नई रूलिंग मैं बताऊंगा। पढ़िए, द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज प्रिसीडेड बाय, किसके द्वारा? कंपनीज एक्ट 1956। इसको ना एक वर्ड हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं कि कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया गया, प्रिसीडेड बाय, रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा? कंपनीज एक्ट 2013।
कि सर नई सोच के साथ बढ़ो। ये थोड़ी कि अपन वही पुराने 1956 के अकॉर्डिंग टू चलते रहेंगे। गलत वो भी नहीं था, गलत मैं भी नहीं हूं, बट वो 1956 की सोच के अकॉर्डिंग था, फिर भी अच्छी खासी लेंथ, अच्छी खासी एज निकाल गया। खत्म तो आज भी नहीं हुआ, खत्म तो आज भी नहीं हुआ। बट सर देर इज नाउ टाइम टू नीड कि इसको रिवाइज करो। कंपनीज का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले कितनी का कंपनीज थी, जो आप इंडिपेंडेंस के टाइम पे या उसके बाद के टाइम पे कितने के लोग कंपनी बनाकर काम करा करते थे। तो आजकल ट्रेंड ज्यादा चल गया, क्योंकि हर लोगों को शौक किस चीज का हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी। मैं कह जी शौक तो नहीं कह सकते इस चीज को, मेन कंसर्न कह सकते हैं। हर कोई चाहता है जी मैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी हूं। अब पूरे ग्रुप में से किसी ने कुछ गलत करा, सबको डांट क्यों पड़े, सबको डांट क्यों पड़े? फिर तो हर बंदा अपने आप में क्या फील करेगा, यार हमारा तो कसूर भी नहीं था। फिर भाई तुमने बनाई भी क्या थी, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में तो ऐसे ही होता जी, कर लो साझेदारी, फिर ऐसे ही चलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि मेरा किया हुआ मेरे पे आए, जिसको हम साफ लैंग्वेज में कहते हैं जी पाप और पुण्य अपने अपने, मैं किसी के पाप क्यों दूं? सिंपल सी बात है, मेरा किया हुआ मेरे पे आए, मैंने गलत करा मेरी कैपिटल सारी साफ कर दो। बट किसी पे क्यों आए, किसी का किया हुआ मेरे पे क्यों आए? यही सबसे बड़ा बेनिफिट है किसका, कंपनी का। कि कंपनी में डे वन से, इनकॉर्पोरेशन से ही, जब तुम कहते हो कि हमारे बीच में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। और अगर सही बताऊं, मेरा रिलेशन सिर्फ कंपनी से है, कंपनी का रिलेशन मेरे से है, हमारा मेंबर्स में आपस में कोई रिलेशन, इसने गलत करा इससे मांगो जी, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। और मैं तो कल बता भी चुका था कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड, लिमिटेड बाय क्या होती है, शेयर्स। अच्छा, माइट बी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, वन ऑफ द टॉपिक शायद मैंने पूछा ही नहीं आपसे, एक कंपनी और पार्टनरशिप, आप दो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन चुके हो। पार्टनरशिप में क्या नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी हो सकती है? पार्टनरशिप में क्या नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी हो सकती है? मैं कहा जी आप सारे मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, आप सोशल वेलफेयर क्या करेंगे, क्या हो सकती है? साझेदारी इस चीज की हो सकती है? बताओ। और कंपनी में क्या पॉसिबल है, क्या कंपनी में हो सकती है? क्या कंपनी में, एक वर्ड आप बोलते हैं एनपीओ, एनपीओ मींस नॉन प्रॉफिट ओवर ऑर्गेनाइजेशन, तो सुना होगा, माइट भी, ये किसी ने नहीं बताया होगा ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक भी अपन सुन लेते हैं, वर्ड भी देख लेते हैं, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड या प्रॉफिट ओरिएंटेड। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट, पार्टनरशिप कभी भी नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी के लिए नहीं होती। पार्टनरशिप का मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, एंड दैट प्रॉफिट टू बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। तुमने तो पार्टनरशिप का मतलब ही खत्म कर दिया अगर उसमें नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कर दी। अगर इतना ही तुमने करना है, सोसाइटी बना लो, एसोसिएशन बना लो, कोई अपनी ट्रस्ट बना लो, सर और बथेरा कुछ पड़ा, या फिर क्या बना लो, कंपनी। यस, कंपनी स्टेटस में दोनों अलाउड है, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी और नॉन। जैसे यहां पे छोटा सा वर्ड बता रहा हूं, वन ऑफ द फेमस वर्ड, सेक्शन 8 कंपनी। कौन सी कंपनी? अगर आपने क्या करनी है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी करनी है, सर सेक्शन 8 कंपनी बना लो। कहते जी वो पार्टनरशिप नहीं बना सकते। मैं कहा जी पार्टनरशिप, या तो पार्टनरशिप ना बोलो, पार्टनरशिप का मतलब ही क्या होता है, साझेदारी का मतलब ही क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस, एंड बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। सो ये कभी भी नेक्स्ट आगे वर्ड मत बोल देना, डे वन ही करेक्ट कर रहा हूं। कहीं आगे आपसे पूछे कि आपने जी कोई नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी करनी है, बताओ कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड है, सर सेक्शन 8 कंपनी, कंपनीज में अलाउड है। अच्छा, कंपनी बना लो, ट्रस्ट भी अलाउड है, सोसाइटी भी अलाउड है, सिंपल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी, ये भी स्टेटस है, एओपी, ये बना लो। बट ना पार्टनरशिप नहीं, ना पार्टनरशिप तो अलाउड ही नहीं बिल्कुल भी। सो जब तुम कंपनी बनाने जा रहे हो तो यहां पे आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंपनी में दोनों चीजें अलाउड हैं। कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करना है तो भी अलाउड है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी करनी है तो भी अलाउड है। वो तो आपका मेमोरेंडम बताएगा ना कि आप किस पर्पस के लिए बना रहे हो। होता नहीं मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज, वहां एक्सप्लेन कर देना कि आप नॉन प्रॉफिट रहने वाले हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड।
हालांकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो हमने 99% कौन सी सुनी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड। बट ऐसा नहीं कि एनपीओ वाली नहीं बनती, एनपीओ वाली भी सेक्शन 8 कंपनीज बहुत बनती हैं, बहुत बनती हैं, एंड दे आर मोस्ट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि नॉन प्रॉफिट है ना। क्या पता वाकई में नॉन प्रॉफिट हो भी, या दिखा रहे हो टैक्स बचाने के चक्कर में। सरकार की नजर बहुत रहती है इनके ऊपर। जितने भी नॉन प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, एनजीओस जिसे कहते हैं पर्टिकुलरली, इनके ऊपर सरकार की स्ट्रिक्टनेस बहुत है, क्योंकि जितनी ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है ना, वो सारी एंट्रियां इनके द्वारा ही घूमती है। कई कच्चे पक्के की, पक्के में डोनेशन दी, कच्चे में कैश वापस ले लिया, बतेरा कुछ चलता है। हमें क्या पता, टैक्स अवॉइड करने के लिए, अपने ऑब्लिगेशंस अवॉइड करने के लिए नॉन प्रॉफिट दिखा दिया, काम तुम प्रॉफिट वाले कर रहे हो, टू गेट द एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स या जीएसटी। तो ऐसे बतेरे काम चलते हैं। सो यस, अंडर कंपनी वर्ड दोनों अलाउड है जी। आपने जैसा बनानी होगी, जिस तरह की बनानी होगी, बस अपने मेमोरेंडम में एक्सप्लेन कर देना। बाकी कुछ रूलिंग्स होंगी हम बताएंगे। ये भी तेरा सिलेबस है। सेक्शन 8 कंपनी पूरा 1.5 पेज का टॉपिक आएगा। मेन, वैसे भी फाउंडेशन लेवल पे वन ऑफ द मेन क्वेश्चन है, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस करनी पड़ती हैं। वन ऑफ द कंडीशन इज, रजिस्ट्रार के पास तो बाद में जाना, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर क्या लेकर आओ, लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको इस बात का कह देगी, लाइसेंस, कि आप इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो, आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती, यू आर नॉट अलाउड। तो पढ़ेंगे जब डिटेल में चलेगा। आइए आगे पढ़ो। ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, या कि तुम्हारी नीड। कहते सर 1956 क्यों हटा दिया, अच्छा भला चल तो रहा था। मैं क्या चल रहा था, मैंने कब मना करा। बट ड्यू टू चेंजेस इन द, किसमें, नेशनल एंड, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डे बाय डे इतने ज्यादा चेंजेस होती जा रही हैं, पुराने वाला सफिशिएंट नहीं है, पुराने वाले को चेंज करना जरूरी था। और कम से कम एक चीज और होती है, जब नया करने ही लगे हो, कल प्रेजेंट की नीड्स नहीं, फ्यूचर की नीड्स को भी थोड़ा समझ कर, कि आने वाले 40 साल 50 साल, नहीं एक्ट बनाने सौखे पड़े हैं। इतना बड़ा प्रोसीजर हम लोग वहां पे लिख के बैठे हैं, क्या एक्ट बनाना कुछ छोटा मोटा टास्क है। ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग ऑब्जेक्शंस एंड ऑल, अमेंडमेंट्स एंड ऑल, क्या कुछ नहीं करा हमने। तो भाई जब बनाने लगे हो ना, रीड्राफ्ट करने लगे हो, री कहूंगा कि पहले बना हुआ था, जब दोबारा बनाने लगे हैं, कम से कम आने वाले ईयर्स की भी क्या लेके चलना, प्रोविजन। जैसे कहते नहीं, कोई नया शहर बसता है, कोई नई आप प्रॉपर्टी अगर डेवलप कर रहे हैं, कल करंट की नीड्स नहीं, आने वाले 40 50 साल की नीड्स, इन चीजों को सोचकर डेवलप करना। बार बार थोड़ी अमेंडमेंट करेंगे, कितनी कर लेंगे। अब आपा नॉर्मली कई बार ना अपने छोटे शहरों को कंपेयर कर लेते हैं विद द चंडीगढ़। आजकल तो चंडीगढ़ को कंपेयर कर लेते हैं विद द मोहाली, या पंचकुला के नए एरियाज जो इस तरफ डेवलप हो रहे हैं, स्पेशियस खुले खुले, सड़क क्रॉस करने में मेरे 15 मिनट लग जाएगी, इतनी लंबी सड़क है। वो बना रहे हैं 100 100 फुट की रोड। अब कहते हैं 4 गाड़ियां निकल रही, आज 4 हैं, कल को तो 400 होंगी। आज वही चंडीगढ़ है जो आज से 20 साल पहले इतना स्पेशियस लगता था, आज वही क्या लगने लग गया, क्राउड, कंजस्टेड। दैट इज, ये तो शुक्र मनाओ ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है। लेआउट ऐसी बनाई हुई है, सड़कें डे वन से इतनी खुली रखी हुई हैं, फिर भी मार्जिन देख रहे हो, जहां सड़क है उससे भी एक साइड स्लिप है, फिर भी उसके साथ में इतनी इतनी स्पेस छोड़ के शोरूम स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारा फ्यूचर स्पेस है। कल को अगर मान लो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया, सब उड़ा देंगे, सड़कें और चौड़ी कर देंगे, फिर करनी ही पड़ेगी। नहीं तो भाई हवा वाली ले आओ, फिर ऊपर फंसते फिरेंगे आपस में टावरों में। फ्यूचर प्रोविजन जब बनाने लगे हैं, तो भाई फ्यूचर प्रोविजन बना के चलो। नहीं, रोज के काम सौखे पड़े हैं, पर्टिकुलरली आने वाली सोच। अब इनकम टैक्स ने भी ये करा। जो इनकम टैक्स में कल आपको बता रहा था, पुराना कौन सा चल रहा है, 1961, अब बना दिया डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। इवन पोर्टल पे आना शुरू हो गया। कल मैं किसी का टीडीएस भर रहा था, टैक्स डिडक्शन जो होती है नॉर्मली, वो ऑप्शन देने लग गया अंडर डीटीसी और अंडर इनकम टैक्स एक्ट। उन्होंने पोर्टल ही रिवाइज कर दिया, चेंज कर दिया, कि सर आप ये बताओ कौन से ईयर के लिए। अगर तो 26 27 के लिए, 26 27 के लिए क्या लगेगा, डीटीसी। अगर 25 26 का है, पिछले साल का मार्च 26 तक का है, देन इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि डेफिनेशंस चेंज, सेक्शंस चेंज, सारा कंटेंट चेंज।
अब हमें पढ़ना पड़ेगा। उल्टा आप लोगों के लिए अच्छी चीज होती है कि आईसीआई आपको डे वन से जो पढ़ाएगा वो क्या पढ़ाएगा, लेटेस्ट ही पढ़ाएगा। अब हमारे लिए मान लो डीटीसी दोबारा पढ़ने वाला काम हो। अब साहिल सर ने आपको कल को टेक्स्ट पढ़ाना है इंटर के अंदर, तो डीटीसी हमें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बस हमारा पढ़ना और आपके पढ़ने में थोड़ा फर्क है। हमारे लिए चीजें पढ़ी तो हुई हैं, जो जो चेंजेस हुई हैं बस अपन ने उस पर थोड़ा फोकस करना है। अच्छा ये आ गया, पर ये बात कहने के लिए पहले पुराना भी तो पता हो। तुम्हारे लिए डे वन से नया कंटेंट है। अब सुनो आगे आओ। एंड टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ अवर, दिस इज फ्यूचर प्रोविजन, कि एक्सपेंशन कल को ग्रोथ भी तो करनी है। इंडिया कल को यहीं तक थोड़ी रहेगा। वैसे तो बड़ा कहते हो कि टॉप 3 इकोनॉमीज में आएगा। हाँ, बस ये युद्ध से बाहर आ जाए एक बार, ये नहीं सेटल डाउन होने दे रहा। इन दैट केस आगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द 1956 विद द न्यू लेजिस्लेशन। नाउ द कंपनीज एक्ट, कल वाली बात, कितने सेक्शन है जी, 470। स्केड्यूल्स कितने हैं, 7। एंड डिवाइडेड इनटू कितने हैं, 29 चैप्टर्स। एंड द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स। मेजर पार्ट तो सेक्शन से कम, रूल्स में ज्यादा पढ़ोगे। हर जगह 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 इन्होंने क्या लगाए होंगे, कंपनीज रूल्स, कंपनीज रूल्स। वो मैंने आपको लॉजिकल बता दिया। वाई द मोस्ट ऑफ द पार्ट, सब्सटेंशियल पार्ट इज इन द रूल्स, क्योंकि रूल्स को चेंज करना क्या है, इजी देन दैट ऑफ एक्ट चेंज करना। एक्ट चेंज करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसीजर दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज नाउ द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इंप्रूव, यस प्लीज, corporate governance, simplify regulations, strengthen the interest of minority investors. माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। पहली बात तो यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स हैं सर। इस कंपनीज एक्ट 2013 ने फोकस किन चीजों पे करा, मैं कह जी नंबर वन, एक तो इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ी बढ़ाई है। कॉर्पोरेट कल्चर में गवर्नेंस, कि हर चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टू काम हो। और देयर आर वेरियस रेगुलेशंस जो प्रीवियस वाले ने बहुत कॉम्प्लेक्स बनाई हुई थी, उन रेगुलेशंस को हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई। क्योंकि ओवर द टाइम चीजों को सिंपल सॉर्टेड जितना रखोगे, लोग कंप्लायंस करने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब एक बात बताओ, जितना गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेकर आएगी, लोग तो पहले नहीं राजी कंप्लायंस करने के लिए। ऊपर से तुमने इतना हैवी स्ट्रक्चर लगा दिया, आपको ये रिपोर्टिंग करनी है, दिस दैट 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 फलाना। लोग कहेंगे जा हम कोई नहीं करेंगे, हम कर ही नहीं रहे कंप्लायंस। उनको उल्टा कंप्लायंस की बजाय क्या इजी लगने लग जाएगा, नॉन कंप्लायंस। छोड़ो पर, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके नॉर्म्स को फॉलो करे, गवर्नमेंट आपकी बातों को फॉलो करे, सर कीप द सिस्टम सिंप्लीफाइड। जितना सिंप्लीफाइड रखोगे, अब लाइक जीएसटी का सिस्टम है, पहले वैट का, सर्विस टैक्स का, लोगों को समझ ही नहीं आता था। आज की डेट में अगर बच्चा मतलब पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन भी ढंग की करता है ना, पर्टिकुलर अगर नॉलेज थोड़ी सी भी रखता है, इजीली अपने लेवल पे जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न्स खुद भी भर सकता है। इतना सिंप्लीफाई कर दिया, सारा कुछ ही क्या कर दिया, ऑटो पॉपुलेट कर दिया। और आजकल का यूथ जितना भी है, टेक्नोलॉजी से तो वैसे ही अट्रैक्टेड है। तो जितना सिंप्लीफाइड करोगे, उतना लोग आपके कंप्लायंसेस में क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, पढ़िए हाँ जी। एंड स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ किनका सर, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। अब कई बार कंपनी में अपने को यह भी फील होता है कि थोड़ी तानाशाही चल रही है जी, बिल्कुल ही धक्का चल रहा है। और वो भी कौन कर रही है, मेजोरिटी। क्योंकि कंपनीज में क्या पास होते हैं, रेजोल्यूशंस, वोटिंग करवाई जाएगी। अगर मेजोरिटी विंस तो माइनॉरिटी को कोई नहीं पूछेगा, कहते यार ये थोड़ी है। अब क्या पता, मेजोरिटी तो गलत लोगों की भी हो सकती है, मेजोरिटी तो गलत इंटेंशन के साथ भी हो सकती है, क्या पता। सो इन दैट केस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है, कंपनीज एक्ट का फर्ज है। अगर कोई पर्सन अपने आप में फील करता है कि माइनॉरिटी को ओप्रेस किया जा रहा है, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को दबाया जा रहा है, आप अप्लाई करो। हमारा चैप्टर कुछ बीच में होगा 29 के अंदर ही, आप उस चैप्टर के अंदर सेक्शंस का एप्लीकेशन करिए, आप हमें बताइए कौन ऐसा कर रहा है। सो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है, कंपनीज एक्ट की। कि चलो ठीक है, मेजोरिटी हर जगह काम करती है, बट क्या पता सारे चोर एक तरफ, मेजोरिटी तो उनकी भी होगी। अब सही बंदा बेचारा क्या करे। और ऊपर से आपके एक्ट नहीं लिखा हुआ है, सेक्शन है लिखा हुआ है, जैसा रेजोल्यूशन पास होगा वैसे काम होगा। अब गलत इंटेंशन वाले बंदे सारे एक तरफ हो गए, वो सही इंटेंशन वाला बंदा क्या करे, कहते जी डोंट वरी अबाउट दैट, आपका इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट। बिकॉज
आप किस में फॉल करते हैं? माइनॉरिटी। मेजोरिटी एक तरफ होगी, आप किस में आ गए? माइनॉरिटी। अगर आप सही है ना, आपका इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो भी रेजोल्यूशन पास करेंगे ना, बताओ जी क्या शिकायत है, हम देखेंगे। तो यहां पे बनाए जाते हैं कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं, सरकारी महकमे बनाए गए हैं, कोर्ट की तरह बनाए गए हैं बेंच। आप इन बेंच के पास जाओ, अपनी एप्लीकेशन दायर करो। अगर आपकी बात सही है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। कि जैसे कैसे कंपनी तो तानाशाही कर लेगी, ऐसे कैसे कंपनी धक्का कर लेगी, मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के पीछे दिमाग तो हम लोगों का ही है, सोचो। आपा 50 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, नाम रख दिया एसडी लिमिटेड। एसडी लिमिटेड तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कौन डिसाइड करेंगे? हम मेंबर्स। अब क्या पता मेजोरिटी माइनॉरिटी क्या सीन चले। नाउ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ किनका? विसल ब्लोअर्स। ये आपके फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट तो नहीं है, माइनॉरिटी और विसल ब्लोअर, ये सारे आपको फाइनल्स तक देखने को मिलेंगे। बट विसल ब्लोअर क्या चीज होती है? नाम से खुद ही वर्ड बता रहा है, विसल ब्लो करना। वेन एवर समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द कंपनी, कुछ भी अगर कंपनी में गलत गोइंग ऑन है, इमीडिएटली यू पीपल या आउट ऑफ यू एनीबडी जस्ट ब्लो द विसल। एक इंटीमेट करना, अलर्ट करना कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ यहां पे क्या चल रहा है, गलत चल रहा है। तो ये चीज बताना आप लोगों की क्या बनती है? ड्यूटी। बट पॉइंट ये है, आप अपनी ये ड्यूटी पूरी करते करते कहीं खुद ना पूरे हो जाएं। अगर बाकियों को भनक लग गई कि इसने शिकायत लगाई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल का क्लासरूम, इनको पता कैसे लगता है मैडम को यार कौन है बंदा, कौन है गद्दार हम में से पर्टिकुलर जो हर चीज बता रहा है, हर चीज कम्युनिकेट कर रहा है। इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, इसको ये भी पता है कौन है। कोई तो होगा अपने में से यार पर्टिकुलरली। फिर ये सर्च कर रहे होते हैं, हाँ भी किसने बताया, कौन है। अगर वो गलती से मिल गया ना, अगले दिन से वो नहीं मिलेगा। क्यों? वहां पे सर फिर देखो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, भेदभाव स्टार्ट हो जाएगा। अगले को मन करे प्रेशराइज किया जाए, ठीक है ना, मॉरली प्रेशराइज किया जाए। देख 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 गद्दार जा रहा है। होता है डिस्क्रिमिनेशन। लंच टाइम पे बाकी सारे एक तरफ बैठेंगे, वो बेचारा अकेला बैठे। ऐसी चीजें बहुत होती हैं। तो फिर क्या पता कल को ऐसे इंप्लॉय को, ऐसे पर्सन को बाकी लोग तंग करना, क्योंकि आपने अगलों की गेम खराब कर दी ना। उनका मोटिव पूरा हो रहा था, कंपनी में मिसमैनेजमेंट करते हुए किसी एक ने उठा के क्या कर दी? शिकायत कर दी। अब अगले का मोटिव पूरा नहीं हो रहा। अब जिसका मोटिव या जिसका सेल्फ इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा, वो तो फिर ढूंढेगा ना यार किसने शिकायत लगाई है, किसने कंप्लेंट। इट्स बेसिकली लाइक अ कंप्लेंट। कंप्लेंट फाइल करना कॉल्ड एज विसल ब्लो करना। तो हमारी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं कि आप हमें कम्युनिकेट करेंगे, हमारी ड्यूटी आपकी प्रोटेक्शन को लेकर भी है। कि अगर कोई पर्सन मुझे हेल्प करेगा इन फाइंडिंग दीज ऑल थिंग्स, मैं उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। कोई पर्सन अगर मान लो मेरी हेल्प करेगा, तो कल को कोई तेरे को हाथ लगा के दिखाए, मैं बैठा हूं, कोई डिमोट करके दिखाए, कोई किसी तरह का तेरे पे प्रेशराइजेशन करे, कंपनी से बाहर करे, थ्रेट प्रोवाइड करे, मतलब ही नहीं। कंपनीज एक्ट ने क्या बना दिए सेक्शंस कि अगर आप हमारी मदद कर रहे हैं, जैसे मान लो ये पुलिस के केस में नहीं होता, पुलिस अगर किसी भी क्रिमिनल को पकड़ती है, पहले वो मारने से पहले कन्विंस क्या करती है? सरकारी गवाह बन जा। कौन कौन था तेरे साथ सारे बता दे। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी मेरी दरखास्त होगी, तेरी सजा कम से कम, या मन करे सजा ही ना हो, पर इस कन्विक्शन को प्रूव करने में तू मेरी क्या कर? मदद कर। अब कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस कि बेटे देख इन्फ्लुएंस तो हम कर लेंगे, इसके बाद पटे वाली मशीन पे बिठाएंगे, एक एक करके मारेंगे सारे, फिर ना कहियो बन जा सरकारी गवाह। पर उसको डर पता किस बात का होता है? अगर मेरे साथियों को पता लग गया तो, कहता चिंता ना कर, हम प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी प्रोटेक्शन है, तू हमारी प्रोटेक्शन में रहेगा, और तेरे जितने साथी हैं वो तो सारे हम उठा लेने, बस तू सरकारी गवाह बन जा। पर उसके मन में डर यही होता है कि कल को मैं बचूं ना बचूं। फिर इसीलिए सरकार का फर्ज ये भी है कि अगर कोई पर्सन आपकी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है, अगर कोई पर्सन इंप्लॉय आपकी वजह से, उस पर्सन की वजह से
सरकार वो चीज कंक्लूड कर पा रही है, तो क्या सिर्फ ये थोड़ी है मतलब ही होकर इन्फॉर्मेशन ले ली, चल भी तू जा, तेरे को मरता छोड़ दे, ये तो नहीं होगा। आपकी प्रोटेक्शन करना भी तुम्हारी ड्यूटी है। आप सरकारी गवाह बने, आप हमारी कस्टडी में रहो, तेरी जान को खतरा नहीं होगा। दैट इज दिस इज कॉल्ड एज विसल ब्लोअर। और ये पॉलिसीज कंपनी में, एलएलपीज में चलने लग गई। क्लियर? क्योंकि पॉइंट है ना, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन करके, कोई दिमाग यूज करके कोई नाम किसका लगा दे, क्या पता। सो हमें इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी लाना पड़ा कि यू हैव टू जस्ट ब्लो द विसल। जैसे जगह जगह आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगे होते हैं, कंप्लेंट बॉक्स, या क्या लगे होते हैं, सुजेशन बॉक्स, और जिसमें अक्सर एक चिट्ठी मिलती है गुमनाम, जिसमें किसी का नाम नहीं होता, नाम लिख के मरना है उसने। अल्लाह कहता है जी नाम नहीं, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, या नहीं चलेगा आपका शुभ चिंतक, कि आपका ही कोई पर्सन होगा, बट नाम नहीं बताऊंगा कौन है, पर चीज आपको मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में ये चल रहा है, जैसे लाइक काइंड ऑफ फ्रॉड। अब देखो सिंपल सी बात है यार, मैं एथिकल हूं, मैं फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होता, बट मेरे साथ वाले कहीं ना कहीं अगर फ्रॉड कर रहे हैं जिससे पूरी कंपनी का नुकसान होगा, एंड आई थिंक सो उस कंपनी का नुकसान होना मतलब हम सबका नुकसान होगा, तो हमने क्या करा, कंप्लेंट डाल दी कि जी कंपनी में ये कुछ लोग हैं वो इस तरह की एक्टिविटी इंडल्ज कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड एज विसल ब्लोअर। एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू द, किन के रिगार्डिंग, क्लास एक्शन सूट। आजकल ये भी चलने लग गया। सरकार ने पर्टिकुलरली ये भी सिस्टम बनाया कि अगर कंपनी ने मल्टीपल लोगों के साथ गलत करा है, काफी सारे लोगों के साथ फ्रॉड करा एंड ऑल करा है, क्या उन सारे लोगों को अलग अलग केस फाइल करना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट थिंकिंग? इकट्ठे करो, बिकॉज दे बिलोंग टू वन क्लास, एंड वो क्लास मिलकर क्या करे, एक्शन ले, सूट फाइल करे। सूट फाइल करना मतलब केस करे। और आई थिंक सो कोर्ट भी ना, जब ऐसा क्लास एक्शन सूट होता है, वो ज्यादा वजनदार मानेगी। अकेले बंदे की एप्लीकेशन हो, कहाँ 20 लोगों की एप्लीकेशन, फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज, हमने इसकी भी प्रोविजंस बनाई। तो ये जो लास्ट की दो तीन वर्ड्स है ना, ये सारे फाइनल्स के कॉन्सेप्ट हैं। आप तो एक्ट की इंट्रो पढ़ रहे हो ना, तो यहां तो लिखने को मिलेगा, बट ये मेरे अभी के सिलेबस का पार्ट नहीं। ये जस्ट एक वर्ड्स है, आपको पता होने चाहिए जस्ट। आगे, दस दिस एनेक्टमेंट सीक्स टू मेक अवर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस मोर कंटेम्प्ट, कि और बेटर वे से और डिटेल्ड वे से इस एक्ट को बनाया जाए, सो दैट डे टू डे रेगुलेशन कंपनीज को लेकर थोड़ी स्ट्रिक्ट रहे, सिंप्लीफाइड भी रहे, ताकि लोगों की कंपनी बनाकर गलत इंटेंशन सामने ना आए। मोस्टली तो ये देखा गया है, जब 2013 नहीं था ना, पुराने वाले एक्ट में एक चीज सोचा करो, पुराने में कुछ तो कमियां होंगी जिसके कारण नया आए। अगर पुराने वाला परफेक्ट होता, क्या नया आता? मतलब ही नहीं। पढ़ी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट, कि सर फिर ये बताओ, ये जो एक्ट है ये किन किन क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, या पर्टिकुलरली किसी को माफ भी है? पढ़ो, यस द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू, नंबर वन, Companies incorporated under this act or under any previous company. वेट, कंपनी किन के ऊपर ये एप्लीकेबल है? ये जो 2013 तुम लोग पढ़ रहे हो, ये 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब 2013, जो इस एक्ट के अंडर बनाई जाएंगी, या क्या सिर्फ 2013 या 2013 के बाद वाली कंपनी? अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ कौन सा हुआ? उनको भूल थोड़ी गए सर, उनके ऊपर भी लगेगा। पर लॉ को हर चीज में, दोबारा कह रहा हूं सर, कितना कॉमन सेंस का पॉइंट है। अगर कॉमन सेंस इज दैट सेंस विच इज नॉट कॉमन इन सो कॉमन पीपल, यही तो होता है। इतनी कॉमन है तभी तो लोग उसको अप्लाई नहीं करते, लिखा हुआ है तो अप्लाई करते। हर चीज लॉ को पर्टिकुलरली राइटिंग में क्या करनी पड़ती है, प्रिस्क्राइब। इवन कितनी ही सिंपल बात क्यों ना हो, मैं तो कह रहा हूं लिखी हुई है तो मान रहे हैं, अगर ना लिखी हो कोई ना माने। ये पता क्या कहे, सर आपने तो एक्ट में, वकीलों का काम, एक्ट में तो ये लिखा हुआ है जी, एंड स्टिक टू द वर्ड्स। कोर्ट भी किस पे रहती है? स्टिक टू द वर्ड्स। कानून में क्या लिखा हुआ? अगर कानून ने ही ये वर्ड यहां तक लिखा होता, इट मींस कंपनीज ओनली 2013 और 2013 के बाद वाली, पुराने वाली कंपनीज तो फिर है ही नहीं। इसीलिए इसने लैंग्वेज क्या यूज करी कि मैं अकेला नहीं, मेरे से पहले भी जो कंपनीज बन चुकी हैं उनके ऊपर भी 2013 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। नंबर टू,
अब ये ना कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कंपनीज हैं, इसको पढ़ने का वे आउट बता रहा हूं कैसे। तीन स्पेशल डेजिग्नेटेड कंपनीज होती हैं: इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। आपको नाम से दिख रहा होगा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन काइंड ऑफ जो बिजनेस है ना, होती तो कंपनीज हैं। और सर फिर आपने देखो कंपनीज वर्ड बोला, फिर तो कंपनीज एक्ट लगना चाहिए। सुन तो सही, पहली प्रायोरिटी कंपनीज एक्ट नहीं है। पहली प्रायोरिटी इनके अपने एक्ट हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये इंश्योरेंस के ऊपर IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, इरडा, जिसको शॉर्ट वर्ड बोलते हैं IRDA। और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 2002। सर इनके अपने एक्ट। और एक चीज बताओ, जब किसी पे ऑलरेडी कोई ना कोई एनेक्टमेंट, वो भी स्पेसिफिक वन, अपना अपना एक्ट मौजूद है, क्या मैं कंपनीज एक्ट बीच में आऊंगा? क्या मुझे बीच में आना चाहिए? फिर बंदा ना उसकी फॉलो कर पाए ना मेरी फॉलो कर पाए। ये लॉ में बड़ी आपस में कोलैबोरेशन अच्छी होती है, कोऑपरेशन अच्छी होती है, किस बात को लेकर कि सर देखो जी, आप बैंकिंग कंपनी हो, फिर आपके लिए तो आपका अलग से एक्ट बना तो हुआ है, एंड जो बातें मैंने बतानी है वो ऑलरेडी आपके एक्ट में आपके लिए ही तो लिखी होंगी। मैं तो जर्नल कंपनीज हूं, कि कोई भी कंपनी बना रहा है तो मैं एप्लीकेबल हूंगा। आपके लिए तो आपका स्पेसिफिक एक्ट अवेलेबल है, पहले तो वो लगेगा। हाँ बट अगर वो नहीं लग रहा, देन मैं बैठा, फिर मैं आपके ऊपर एप्लीकेबल हूंगा। मतलब पहली प्रायोरिटी इन दीज थ्री टाइप ऑफ कंपनीज में, पहली प्रायोरिटी गिवन टू देयर स्पेसिफिक एक्ट। जो भी इनके ऊपर इनका पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल है, सर पहली प्रायोरिटी उनकी, पहले जी वो लगेंगे। अगर वो नहीं लग रहे, या वो किसी बातों को लेकर साइलेंट है, देन बैकएंड पे कौन बैठा है, कंपनीज एक्ट, फिर मैं लगूंगा। पर मैं अगर तुम पूछूं कि सर पर्टिकुलरली क्या कंपनीज एक्ट इनके ऊपर नहीं लगता, लगता है सर। बट कब लगता है, जब इनके अपने जो एक्ट हैं वो एप्लीकेबिलिटी नहीं रखते, देन पर्टिकुलरली मैं इनके ऊपर क्या रहूंगा, एप्लीकेबल रहूंगा। बट डबल एप्लीकेबिलिटी नहीं करेंगे, सीधी सी बात। सो वर्ड इनकी लैंग्वेज क्या लिखी है, पढ़ो। इंश्योरेंस कंपनीज, अच्छा जितनी भी तुम देखते हो ये इंश्योरेंस वाले कंपनी है सारी। बैंक भी तो, ये SBI क्या है, कंपनी है। HDFC ये सारी कंपनीज हैं। इवन इलेक्ट्रिसिटी में अडानी इलेक्ट्रिसिटी, रिलायंस वालों की जो इलेक्ट्रिसिटी आती है पर्टिकुलरली, सब कंपनीज हैं। कहते फिर तो कंपनीज हैं तो सर आपके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा। मैं कहा जी लगेगा, बट पहली प्रायोरिटी इनके अपने एक्ट। क्योंकि ये जो कंपनीज है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज हैं जो आम तौर पे नहीं बनाई जाती, और इनके ऊपर रेगुलेशंस इनके अपने एनेक्टमेंट की कोई ना कोई होती हैं, तो पहली प्रायोरिटी उनकी। अगर वो ना कवर करे, फिर मैं बैठा, फिर मैं लगूंगा, फिर मैं तो कुछ ना कुछ करवाऊंगा ही। पढ़िए, इंश्योरेंस कंपनीज, हाँ जी, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन में किसको डाल दिया, पहले वर्ड क्या, आप ऊपर से क्या पढ़ रहे हो, प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू, किन पे लगेगा, कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा। एक्सेप्ट किन को छोड़ के, उन प्रोविजंस को छोड़कर जिन पे IRDA एक्ट या इंश्योरेंस एक्ट ऑलरेडी कुछ ना कुछ बात कर रहा। देखो जी, अगर तो वो कुछ ना कुछ कह रहा है फिर तो वो लगेगा, अगर वो कुछ नहीं कह रहे फिर मैं। सो हम ये कहते हैं पर्टिकुलरली, ना बिल्कुल मना ना बिल्कुल हाँ में, दोनों तरफा है। पहली प्रायोरिटी उनकी, नहीं तो बैक एंड पे तो मैं बैठा ही बैठा हूं। सेम बैंकिंग कंपनीज में, कहते जी बैंकिंग कंपनीज पे होती तो कंपनीज हैं, क्या इन पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, बट उनको छोड़कर, एक्सेप्ट किनको छोड़कर, वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 19। कि देखो जी, उन प्रोविजंस को छोड़कर किसी चीज पे मैं भी बात कर रहा हूं, किसी चीज पे इनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी बात कर रहा है, फिर मैं क्यों लगूंगा? फिर कौन लगेगा, इनका पर्टिकुलर एक्ट लगेगा। पहली प्रायोरिटी इनकी, इनके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर कुछ मिलता है एडवर्ड्स, या ये साइलेंट है या उसमें लिखा ही नहीं हुआ, देन बैक एंड पे मैं बैठ, फिर मैं तो, कंपनीज हैं जी, कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट तो लगेगा लगेगा। ये चीज सेम होल्ड फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी। जो कंपनीज एंगेज्ड इन द किसमें है, जनरेशन में या सप्लाई। अच्छा कई जरूरी नहीं होता कि जनरेशन और सप्लाई दोनों इकट्ठी होंगी। कई कंपनीज क्या कर रही हैं, सिर्फ जनरेट, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा नहीं। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग कंपनी,
ये भी पॉसिबल है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो दोनों काम कर रही हैं, जनरेट भी हम ही करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सप्लाई भी हम ही करते हैं। दैट डिपेंड्स। क्लियर। सो जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट किसको छोड़ के, वेयर द प्रोविजन ऑफ द अबव एक्ट आर, वही सेम लैंग्वेज, इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द, किसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। क्लियर। नाउ एनी अदर कंपनी जो गवर्नड बाय क्या है, स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। कोई स्पेशल एक्ट के अधीन अगर कोई कंपनी बनाई गई है, कोई स्पेशल एनेक्टमेंट के अंदर कोई कंपनी अगर बनाई गई है, तो उन कंपनीज के ऊपर भी हमारे कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी होगी। होगी, शैल अप्लाई टू, होगी। एंड सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन, अच्छा व्हाट डू फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, Time period. आज के टाइम पीरियड में जो भी कानून चल रहे हैं, जो भी एक्ट चल रहे हैं, अगर उन एक्ट के अकॉर्डिंग टू आपका इनकॉर्पोरेशन करवाया गया है, सच बॉडी कॉर्पोरेट्स भी, एंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस सिंपल वर्ड, उनके ऊपर भी तुम्हारा कंपनीज एक्ट लगेगा, जिन पे स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए अप्लाई करवाएगी कि आप जो फलानी बॉडी कॉर्पोरेट हो, आपके ऊपर भी ये कंपनीज एक्ट लगेगा। तो हाँ, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट आपका क्या होगा, अप्लाई होगा। ये जस्ट एक एप्लीकेबिलिटी है कि हमें नॉलेज पर्पस के लिए पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस, और पहली बात, ये सेंट्रल लेवल का एक्ट है, इंडिया लेवल का एक्ट है, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, स्टेट बेस्ड नहीं है कि मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, हरियाणा की बात कर रहा हूं, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। इंडिया में कहीं भी कंपनी बनाई जाएगी तो उसको रेगुलेट किया जाएगा बाय द, किसके द्वारा, कंपनीज एक्ट 2013। सो वर्ड आपके पास क्या क्या है यहां पे जी, नंबर वन, एप्लीकेबिलिटी में नंबर वन पॉइंट है, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस, पहला। तीन स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज, कौन कौन सी, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इन पे पहली प्रायोरिटी इनके अपने एक्ट की। बट अगर वो नहीं लगेंगे देन मैं लगू, पर हाँ कंपनीज एक्ट इनके ऊपर क्या है, एप्लीकेबल। वो बात अलग है, जर्नली नहीं, स्पेसिफिकली कुछ केस में लगता है, लगता तो है। देन एनी अदर कंपनी विच इज गवर्नड बाय, किसके द्वारा, कुछ स्पेशल एक्ट के जरिए, फॉर द टाइमिंग फोर्स, कोई ऐसा कानून जो फॉर द टाइम बिंग इन क्या है, फोर्स, इंडिया में कोई कानून बनाया गया, उस कानून के अकॉर्डिंग एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई, तो सर उस कंपनी के ऊपर भी 2013 की एप्लीकेबिलिटी होगी। या फिर लास्ट वर्ड इज सच बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेशली कहेगा कि तुम्हारे पे भी कंपनीज एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल। दैट इज, सो दिस इज एप्लीकेबिलिटी। नाउ कंपनी का मीनिंग पढ़ो जी, कंपनी मीनिंग एंड इट्स, पढ़िए वर्ड, फीचर्स, हाँ जी पढ़िए। According to Chief Justice Marshall, a corporation is artificial being. पहली बात, अ कॉर्पोरेशन इज क्या है, आर्टिफिशियल बीइंग, जैसे अपन नेचुरल ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ये अपने आप में क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इनटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ मीन्स लाइक आईज ऑफ लॉ, कि सर ये कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये किस में एग्जिस्ट करती है, इन द आईज ऑफ, कानूनन तौर पे ये अपने आप में पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड। अब मैं कल को कहूं एक्स लिमिटेड बाहर निकल, एक्स लिमिटेड कहां से है ही नहीं, वो अपने आप में क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। वो तो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एक इनकॉर्पोरेशन है, एक नेम है जो रखा गया, जो अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव है आप सारे लोगों का। अल्टीमेटली सर एक्स लिमिटेड फिजिकली थोड़ी एग्जिस्ट करता है, हाँ, बट आई एम नॉट सेइंग वर्ड फिक्टिशियस। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस होने का मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ नाम के तौर पे दिखाया गया है, बट वो कहीं एग्जिस्ट नहीं, ये एग्जिस्ट करती है, नॉट फिजिकली बट आर्टिफिशियल। सो दिस इज कॉल्ड एज इन द आईज ऑफ लॉ। नेक्स्ट, बीइंग अ mere creation of law, yes please। There is a legal property which the charter of its creation confers. एक बात बताओ, आई थिंक सो अगर आप पूछो कि कंपनी के क्या राइट्स होंगे, क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, मैं कहा जी ये तो इस चीज पे डिपेंड करता है किसके बनाने वाले ने इसको कैसा बनाया, और वो कौन डिसाइड करेगा, चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन, दैट इज मेमोरेंडम, दैट इज आर्टिकल्स। जो जो पावर कंपनी को दोगे, जो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखोगे,
आप एक बताओ, जितनी कंपनीज आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया हैं, क्या सारी सेम है? सबकी नेचर, सबकी लायबिलिटी, सबके राइट, सबके ऑब्लिगेशन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग क्यों है? अलग क्यों है? क्योंकि सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, अपना अपना मेमोरेंडम है, अपनी अपनी पावर्स है, अपने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। आप मुझे पूछ रहे हो, जब हमने इतनी पावर दे दी कि इसको पैदा करने की पावर आप लोगों के हाथ में, बिकॉज इट्स जस्ट अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ। बनाना तुमने, कैसा बनाना है तुम्हारी इच्छा। हम तो सिंपल कह रहे हैं जी, इसकी जो भी राइट्स ऑब्लिगेशंस होंगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय किसके द्वारा? इसके बनाने वाले पे। बनाने वाला जैसा बनाएगा वैसे कंपनी कल को काम करना क्या कर देगी? शुरू कर देगी। क्या कंपनी का अपनी कंसाइंस है, अपनी सूझबूझ, अपनी अंतरात्मा है? सर आप आर्टिफिशियल कह रहे हो, नेचुरल थोड़ी कह रहे हो। लाइक यू पीपल हैव योर ओन कंसाइंस, आपकी अपनी सूझबूझ है, अपनी डिसीजन मेकिंग है, अपना दिमाग है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं। बट व्हाट अबाउट कंपनी? क्या कंपनी का अपना कोई दिमाग है? मैं अगर सिंपल सी बात, कल को गवर्नमेंट गए पर्टिकुलरली कि आप लोग कहते हैं कि ये काम किसने करा जी? कंपनी ने करा। यार कंपनी कौन है? कंपनी तुम लोग हो। कंपनी कोई अलग से कोई बंदा थोड़ी है पर्टिकुलरली जिसकी अपनी कंसाइंस होगी। ये तो इमॉर्टल है, इनटेंजिबल है, इनविजिबल है। सो इट्स बेसिकली जो भी इसकी पावर्स होंगी वो कन्फर करने वाले पे होंगी, बनाने वाले पे डिपेंड करेंगी इसने बनाने वाले ने इसको कैसा बनाया। बनाने को जितनी मर्जी हाई स्केल कंपनी बना लो, बनाने को जितनी नॉर्मल स्केल बना लो, वो तो बनावट ही आपके हाथ में। पर पॉइंट ये है, एक बार जो बन गई ना, फिर वैसा ही काम करेगी, फिर वैसा ही एक्ट करेगी जैसा इसको बनाने वाले ने बनाया। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक नेचुरल बीइंग और एक रोबोट। आप कहते हैं ये रोबोट क्या क्या कर सकता है? ये तो इसके बनाने वाले से पूछो ना, कि इसने क्या क्या प्रोग्राम करा इसके दिमाग में। जो जो चीजें इसने प्रोग्राम्ड करी होंगी वही वही ये कर पाएगा। सेम लाइक दैट, कंपनी भी तो क्या एक जरिया, एक जस्ट फेस जो लोगों को दिखाया जा रहा है कि दिस इज कंपनी। एक्चुअली कंपनी का अपना कोई दिमाग नहीं। कंपनी के बैकग्राउंड कौन चल रहे हैं? हम जैसे लोग। पढ़िए नेक्स्ट इज ईदर, ईदर एक्सप्रेसली और एज एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी, क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्टेंस। अच्छा कहते हैं कुछ पावर्स, कुछ थिंग्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड होती एक्सप्रेसली। एक्सप्रेसली के नीचे लिखो लाइक इन मेमोरेंडम या आर्टिकल्स। लाइक इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। लाइक इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। क्लियर? अब पॉइंट ये है, अच्छा दूसरा साथ में, जरूरी नहीं कि हर चीज एक्सप्रेसली होगी। कुछ चीजें एक्सीडेंटल टू इट्स क्या होती हैं? वेरी एग्जिस्टेंस। की कंपनी है सर, ये तो कर ही सकती है। कुछ चीजें एक्सीडेंटल टू इट्स क्या होती हैं? वेरी, कि अगर कंपनी एग्जिस्ट करती है, हाँ सर ये तो कंपनी कर ही सकती है ना। मैं हर चीज तो नहीं डिस्क्राइब कर सकता, मैं हर चीज तो नहीं लिख के दे सकता। इसका मतलब ये कि एज एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, कि कुछ चीजें समझी जाती हैं कि अगर कंपनी एग्जिस्ट करती है तो कंपनी के पास ये पावर तो होंगी, कंपनी ऐसा तो कर ही सकती है, जिनको हम वर्ड बोलते हैं इम्प्लाइड। हम कहते नहीं तो इम्प्लाइड ही है। इम्प्लाइड ये तो पता ही है। दैट इज नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, आइए, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हैनी, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। यस प्लीज। Created by law, having a separate entity with a perpetual succession एंड अ कॉमन सील। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं का डेफिनेशन कम, फीचर ज्यादा लग रहे हैं। जो प्रोफेसर हैनी ने पर्टिकुलरली कंपनी की डेफिनेशन प्रोवाइड करी, सर इसका मीनिंग कम, ये तो फीचर ज्यादा है। कि कंपनी अपने आप में पहली बात तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड। नंबर टू इज आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय क्या है? लॉ। तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी है। चौथा परपेचुअल सक्सेशन है। और पांचवा वर्ड कॉमन सील। बट आजकल कॉमन सील भी क्या हो चुकी है? ऑप्शनल। कॉमन सील क्या हो चुकी है? ऑप्शनल है। ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जस्ट फॉर बीइंग, किस बात को लेकर? कंपनी की प्रेजेंस को फील करवाने के लिए ना पहले कॉमन सील हुआ करती थी। सारे काम खत्म हो गए। ये आज से 10-15 साल पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है, जब कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर हुआ करते थे। अब तो कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट साइन ही कौन करेगा? कंपनी के डायरेक्टर्स।
एंड वो डायरेक्टर्स जो साइन कर रहे हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में थोड़ी कर रहे हैं। किसकी कैपेसिटी में कर रहे हैं? कंपनी की कैपेसिटी में। और कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती। कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती, कंपनी तो कौन है? आर्टिफिशियल। तो उसकी जगह उसके कौन साइन करेंगे? डायरेक्टर्स। सो कंपनी के डायरेक्टर्स अगर किसी डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, इट विल बी डीम्ड एज साइंड बाय द कंपनी, क्योंकि वो डायरेक्टर किसके हैं? कंपनी की। तो वही साइन करेंगे। और वैसे भी कंपनी की मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर नाउ? दिस डेफिनेशन सम्स अप द मीनिंग एज वेल एज द फीचर्स ऑफ अ कंपनी स्टिंक्टली। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें, डेफिनेशन कम, ये तो फीचर ही ज्यादा है। आगे, हाउ एवर, यस प्लीज, हाँ जी। The act defines the term company a bit differently. सेक्शन 2 क्लॉज 20, कल ही बताया था। सेक्शन 2 कौन सा होता है? डेफिनेशन। हालांकि अगर तुम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ो ना, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? defines the term company. Company means a company incorporated under this act or under any previous law. अब ये तो उसका मीनिंग तो हुआ नहीं। फिर हमने कब कहा जी डेफिनेशन में हमेशा सिर्फ मीनिंग ही होंगे, आइडेंटिफिकेशंस भी होती हैं। अब ये उसकी क्या है? आइडेंटिफिकेशन है, मीनिंग तो है ही नहीं। मीनिंग तो आप अपने फीचर्स को समझकर, ये सारे बेसिक्स को समझकर अपने आप से मीनिंग ड्रॉ करेंगे। अगर तू कंपनीज एक्ट का 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 20 पढ़ो, उसने कंपनी को डिफाइन कैसे करा? कंपनी, कंपनी मींस इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी, ये तो उसकी पहचान होगी ना। आगे, यस प्लीज, हाँ जी। एज वी शैल प्रोग्रेस अंडर द चैप्टर, हाँ जी। The meaning of company will be understood. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, आपको कंपनी का मीनिंग अपने आप ही सामने आना शुरू हो जाए। बट अगर तुम कह दो कोई ऑफिशियल मीनिंग बताओ, ऑफिशियल मीनिंग कोई भी नहीं। ऑफिशियल तो ये लिखा हुआ था सामने, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। नाउ, फीचर्स में जो आपने कुछ वर्ड्स कल भी सुने और आज प्रॉपरली पढ़ेंगे। पहला वर्ड पढ़ियो, क्या लिखा हुआ है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब लीगली सेपरेट फ्रॉम द ऑन इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है उसी दिन से कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। और मेंबर तो चाहते ही हैं, मेंबर तो चाहते ही हैं कि बट फटाफट कंपनी बने और हमारी लायबिलिटी क्या हो जाए? फिक्स। कि कम से कम इतना श्योर है जी, हमें उतना ही पैसा देना है जितना हमसे कमिट हुआ है। कल को अगर कंपनी एडवर्स एक्टिविटीज में पड़ जाए, मैनी टाइप ऑफ फ्रॉड्स में पड़ जाए, या कोई लायबिलिटी नेक्स्ट लेवल आ जाए, कंपनी की लायबिलिटी है जी, मेरी लायबिलिटी। जैसे हम सिंपल कहते हैं, आपने पर्टिकुलरली अगर 50,000 की कैपिटल होल्ड करी है एंड आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तूने भाई साहब कंपनी को पैसे कितने देने हैं? 50,000 देने हैं। चाहे एक किस्त में ले लो, चाहे अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में ले लो, तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें पैसा दूंगा ही कितना? 50। कहते बट कंपनी ने लोगों का 50 लाख देना है। मैं कह देना होगा, वो तो कंपनी ने देना है। कहते मतलब आप ये बात कैसे कह सकते हो? पार्टनरशिप में तो तेरी इतनी हिम्मत थी नहीं, अब कैसे ये बात बोल रहे? मैं कहा बेटे, जिस दिन कंपनी बनी थी ना, उसी दिन से कंपनी अलग थी, कंपनी के मेंबर्स अलग थे। कंपनी कैन हैव देयर ओन एसेट्स, ओन लायबिलिटीज। मेरा अल्टीमेट उससे कोई भी लिंक नहीं। हाँ, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स थी। मैं कहा जी 50,000 है, 30 मैं दे चुका, रह गया 20, कब देना बताओ? कहते बट तो 50 लाख। मैं क्या, छोड़ दे, वो तो मिलेगा नहीं, मैं क्यों दूं? मैंने थोड़ी देना है। वो किसकी लायबिलिटी है? कंपनी की। मेरी थोड़ी लायबिलिटी है। दैट इज द वर्ड। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसी दिन से कंपनी लीगली क्या हो जाती है? लीगली। ऐसा नहीं कि आप अपनी ओर से फर्क समझ रहे हो, फर्क बाय लॉ है। लीगली यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द कंपनी। कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। अब इसके डिटेल में आएंगे। अच्छा, दूसरा, जिस वजह से तुम्हारा फिर क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। जब तुम्हारा मेंबरों से लेना देना है ही नहीं, कितने ही मेंबर आए जाएं, जो मर्जी चेंज इन मेंबर हो, डज नॉट अफेक्ट द, क्या लिखा है? फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा, मेंबर आए जाएं, जो भी अल्टीमेट, किसी की डेथ हो, इंसॉल्वेंटी हो, इनकेपेसिटी हो, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। हम कहेंगे जी कंपनी का तो अपना वजूद है, कंपनी तो अपने आप में क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, मुझे मेरे मेंबरों से कोई मतलब नहीं। बस हाँ, बस हाँ, वो मिनिमम नंबर ऑफ वाली जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ऑल टाइम पूरी रहनी चाहिए।
पता लगे मान लो 7 मेंबर थे, सातों गए, वो काम नहीं। वो मिनिमम वाला जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना पड़ेगा, वैसे कोई फर्क, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ है, खत्म भी बाय लॉ। इसका तुम्हारे मेंबर्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। आई थिंक सो, मैं तो कह रहा हूं सारे फीचर ना पहले से कनेक्टेड है। जब तुमने क्या कहा था, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स, उसी वजह से तेरे मेंबर्स क्या इंजॉय कर पा रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। ऐसे ही थोड़ी उछल रहे हैं ये, किसी दम पे तो उछल रहे हैं। उसका कारण क्या है, जो पार्टनरशिप में नहीं था, जो सोल प्रोप्राइटरी में नहीं था, वहां पे तुम कहते थे देयर इज अ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, यू एंड योर पार्टनर्स आर द सेम थिंग। बट कंपनी में थोड़ी कह रहे, कंपनी में तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अलग हो गए थे। और जिस वजह से मैं तो कह रहा हूँ जी, मैंने कंपनी को इतने पैसे देने, सीधी सी बात है, और वो मेरी कमिटमेंट है। मैंने शेयर सब्सक्राइब करे, मैंने वादा करा, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय दो चीज, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसका डिफरेंस आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे क्या चीज है। मैंने जितना कमिट करा है, मेरे से जब मर्जी ले लो, बट नॉट लाइक पार्टनरशिप फॉर्म जो तुम करते थे। सर अगर मान लो फर्म की एसेट्स अनेबल हैं, फर्म लेटेड भी लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाई, देन आपके पार्टनर्स को प्राइवेट एस्टेट से, अपनी जायदाद में से घर बार बेचकर भी पैसा लाना पड़े, क्योंकि वहां पे लायबिलिटी क्या होती थी, अनलिमिटेड। बट नॉट हियर। नाउ पढ़िए, लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ, बस एक सिंपल सी बात, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी आर द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, कंपनी अलोन और लिवर्ड, इन्हीं का है जी, मेरा कुछ नहीं। अब कंपनी ने लोगों का 5 लाख देना है, 50 लाख देना है, 5 करोड़ देना है, मेरे सर पे कोई असर नहीं है। मेरे को देख बा पता है, मेरे पास 5,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, मेरी लायबिलिटी कितनी बनती है, 50 है। जब मर्जी ले लो, आज कहते हो आज ले लो, किस्तों में लेना किस्तों में ले लो, तुम्हारी इच्छा। मेरे को मतलब नहीं है कि क्रेडिटर्स कंपनी के कितने हैं, कंपनी देखे अपना हिसाब। आगे, अच्छा, इसी कारण कंपनी वैसे तो डे वन से क्या है जी, आर्टिफिशियल जुडिशियल, जुडिशियल, लीगली लीगल पर्सन। कंपनी कैन एक्ट करती है, वो तो कॉमन सेंस, कंपनी तो आर्टिफिशियल है, कंपनी खुद से तो काम करेगी नहीं, कंपनी किसके द्वारा काम करेगी भाई, एंड दैट ह्यूमन एजेंसी इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लिखिए साइड में मेंशन करिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन जब है, तो दैट मींस कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, स्यू कर सकती है, एंड बी स्यूड इन इट्स, कंपनी पे केस किया जा सकता है, कंपनी केस कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी बैंक अकाउंट ओपन करे, एसेट होल्ड करे, लायबिलिटी टेकअप करे, वट एवर भी थिंग। जब आपको पर्सन ही बोल दिया, जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो सारी चीजें आप कर सकते हो। सो तभी तो जितने कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल होते हैं किसके नाम पे होते हैं, कंपनी के नाम पे। दैट इज, नाउ वी हैव सीन द डेफिनेशन गिवन टू द कंपनी फ्रॉम अ लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। यस प्लीज। and legal point of view, the company form of organization has certain distinctive features that helps us to understand the realms of the company, real picture of the company, reality of the company। क्लियर, कुछ वर्डिंग बड़ी अच्छी अच्छी आएगी, जहां आपको मीनिंग लगे तो लिखा करें। ये आप अगले शो के इसके नहीं लिए हुए प्रिंट आउट्स, ये जो बुक है, मैक्सिमम नोटिंग करो, मैक्सिमम चीज अपनी हिंदी में एक्सप्लेन करो, हिंदी पंजाबी वट जो आपको पसंद है। सबसे पहले चीजों को लेमैन में लो, अंग्रेज बाद में बनेंगे, पहले नहीं। पहले चीजों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली सिंपल लैंग्वेज, कहता गया, उसका मीनिंग क्या है, पहले उसकी जड़ तक जाओ, फिर वोकैबुलरी पढ़ना, फिर आपको ये वर्डिंग्स याद होंगे। बट अगर आप डायरेक्टली इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे ना, फिर फायदा नहीं। आधी चीजें याद होंगी, आधी नहीं, क्योंकि मेरा पेपर कल डिस्क्रिप्टिव ही नहीं, केस स्टडी बेस्ड भी। एंड फॉर केस स्टडी वर्डिंग डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स कंक्लूजन, कंसेप्ट क्लैरिटी। क्योंकि मैंने किसी प्रोविजन के बेस पे, सेक्शन के बेस पे ही क्या देना है, रिजल्ट देना है। तो मुझे उसके लिए क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। हुआ क्लियर? पढ़िए, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स। लो जी, नंबर 1 पॉइंट आओ। नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। पढ़िए, देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर। कहता जी मानना मैंने तरह तरह के फीचर पढ़े, आप तकरीबन 5-6 तो वर्ड आई गए, बट द प्राइम फीचर इज ओनली वन, जिसके कारण कंपनी वर्ड जाना गया है। द प्राइम फीचर इज वन, एंड दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी।
देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी। Most striking feature of the company form of organization. Vis-a-vis the other form of business organization is that it acquires, कहते हैं आप इसको दुनिया में जिस मर्जी से कंपेयर कर लो, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो डिफरेंस में आपको मिलेगा ना, वो कौन मिलेगा? दैट इट एक्वायर्स, एक्वायर्स क्या? यूनिक कैरेक्टर। यूनिक कैरेक्टर मीन्स अलग, सेपरेट, अपनी पहचान। यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आप कर लो कंपेयर, सोल प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, दिस है। इवन इवन एलएलपी में भी जो लिमिटेड लायबिलिटी है ना, उसमें भी वन ऑफ द मेन फीचर पहले क्या लिया गया? सेपरेट लीगल एंटिटी। कि एलएलपी अलग है जी, एलएलपी के पार्टनर्स अलग है। यही फीचर तो उन्होंने कंपनी से उठा के चुरा के कहां लेकर गए? एलएलपी में लेके गए। तभी तो दोनों का हाइब्रिड बोला गया। नॉट सिंपल पार्टनरशिप, इट्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो मिक्सचर दोनों का बनाया गया, सबसे पहला फीचर यही चुराया कंपनी का, क्योंकि कंपनी का बेनिफिट सबसे तगड़ा एक है, जिससे अगले बेनिफिट्स कनेक्टेड है। परपेचुअल सक्सेशन भी, लिमिटेड लायबिलिटी भी, हर चीज कनेक्टेड किससे है? इस वर्ड से। नाउ इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, हाँ जी The legal personality. बिल्कुल, अच्छा, क्लोज्ड विद, वर्डिंग देखो लॉ की, मतलब जो यहां पे चल रही है। क्लोज्ड विद मींस इसको जो कपड़े पहनाए गए पर्टिकुलरली, वो कैसे, जो एक लीगल पर्सनैलिटी इसको क्या करें? प्रोवाइड करें। It clothed with the legal personality and it comes to have almost the same rights and power as a, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग के पास पावर्स एंड राइट्स होते हैं, सेम इनके पास है, सेम कंपनी के पास है। कहते हैं फिर क्या हो गया? आर्टिफिशियल है। जो एक आम पर्सन, नेचुरल पर्सन कर सकता है, ये भी कर सकता है। हाँ, बट कुछ छोड़कर, लाइक राइट टू मैरी, ठीक है ना, या कोई और पर्टिकुलरली स्वेयरिंग करना, कसम खाना। कंपनी कैसे कसम खाएगी? कंपनी तो आर्टिफिशियल एग्जिस्ट करती है। या लाइक पर्टिकुलर नेचुरल ह्यूमन बीइंग को तो जेल में भेज सकते हो, कंपनी को जेल में भेजोगे? कंपनी कहां से? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन। सर कहते इतनी तो समझदारी हमें भी है कि हर एक राइट नहीं, हाँ, टू द मोस्ट जो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग कर सकता है, टू द मोस्ट वही सारे राइट्स पावर हमने किसको दिए हैं? कंपनी। पढ़िए नेक्स्ट इज, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स, इसके बनाने वाले अलग हैं और कंपनी अलग है। और वो भी फ्रॉम द डे वन, जिस दिन कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई उसी दिन से कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। नाउ अ कंपनी कैन हैव, जिसकी वजह से कंपनी कैन हैव ऑन प्रॉपर्टी, अपनी एसेट्स, अपनी जायदाद, अपना बैंक अकाउंट, लोन रेज करना, लायबिलिटी इंकर करना एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ पॉसिबल है जी, सब कुछ पॉसिबल है। जैसे नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग को पॉसिबल है, सेम इनके लिए पॉसिबल है। अब लाइक इट इज एट लॉ, यस प्लीज, नंबर वन पॉइंट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम। Random of affiliation. It is its personality is distinct and separate from the personality of those. इसकी जो पर्सनैलिटी है वो डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट है फ्रॉम द पर्सनैलिटी दोज हु कंपोजिट। कंपोजिट मतलब जिन्होंने इसको बनाया। लिखिए इसको साइड पे, कि इसकी पर्सनैलिटी अपनी है और मेंबर्स की अलग है। जितनी बार ये बार बार वर्ड आप सुनेंगे, लिखेंगे, तो माइंड में आप कह पाते हो लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ही अपना नंबर वन पे ये बनता। आगे नेक्स्ट वर्ड इज, पढ़िए बी पॉइंट, इवन मेंबर्स। हाँ जी Company acquire right, claim it or incur liability to it. बिल्कुल So सर। that they अच्छा, कोई मेंबर, जैसे मैं एक्स लिमिटेड का मैं मेंबर हूं, क्या अगर बीइंग अ मेंबर, क्या मैं कंपनी से अगर कोई डील करना चाहूं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूं, कोई आपस में हम ट्रेड करना चाहें, क्या कर सकते हैं? यस, बिकॉज यू बोथ आर सेपरेट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, यू विल बी ट्रीटेड लाइक टू डिफरेंट पर्सन, जबकि तुम उसी कंपनी के मेंबर हो। फिर क्या हो गया सर? अकाउंटिंग भी तो किस पे चलती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। जबकि लॉ लॉ पार्टनरशिप के केस में या सोल प्रोप्राइटरी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। जब अकाउंट्स में पढ़ाया गया, अकाउंट्स में पहली अजम्पशन ही जो पढ़ाई गई, वो क्या पढ़ाई गई? सर ट्रीटेड लाइक यू बोथ आर डिफरेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। तभी तो कैपिटल्स का हिसाब अलग, ड्रॉइंग्स का हिसाब अलग। पार्टनरशिप में इवन पार्टनर भी फर्म को क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। दे सकता है, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं? देयर इज अ सेपरेट लीगल
एंटिटी। सो सेम यहां पे कि अगर कोई मेंबर कंपनी के कंपनी के साथ किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन करना चाहे, कोई लोन देना चाहे, कोई एसेट एक्वायर या कोई भी ट्रेड कर सकते हो जी इसमें क्या। आगे, अ कंपनी, सॉरी, फॉर द डेट्स, हाँ जी। The company only its creditors can sue the it and हम्म, not. बट हाँ, फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के डेट्स के लिए स्यू कौन कर पाएगा? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स कांट स्यू, मेंबर्स को डायरेक्टली स्यू करना अलाउड नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट, अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ क्या? प्रॉपर्टी इन इट्स ओन। अपने नाम पे एसेट खरीदो, बेचो, तोड़ो, जहां मर्जी भेजो, तेरी इच्छा, क्योंकि वो तुम्हारी एसेट है, ना कि तेरे मेंबर्स की। कल को मेंबर अपना हक जताएं, ये तो जी हमारे पैसे से ली गई है। तूने जितना पैसा दिया था ना, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक कर, शेयर कैपिटल में पड़ा है। आगे उस पैसे का हम क्या करते हैं, हमसे मतलब है, उससे मतलब हमने, अगर तुम सोचो कंपनी का क्या वो अपना पैसा होगा? कंपनी ने वो पैसा किससे लिया? मेंबर से। किससे लिया? शेयर होल्डर मेंबर से। एंड उसी पैसों से कंपनी ने क्या खरीदी? एसेट्स। कल को मेंबर आके जोर चलाएं, ये तो हमारी एसेट है, हम कंट्रोल करेंगे, फलाना करेंगे, क्या मेंबर्स हैव द राइट? नो, मेंबर्स का उसके ऊपर कोई राइट नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर होगी, डिस्पोज ऑफ होगी, वो पर्टिकुलरली किसके नाम पे होगी? कंपनी के नाम पे। और हमने तुमसे पैसा अगर लिया था, तो लायबिलिटी साइड चेक कर ले, हमने लायबिलिटी बना दी कि हमने आपको वो पैसा क्या करना है? वापस करना है। आगे हम उस पैसों का क्या करते हैं, तुझे क्या मतलब? तुम्हें तो कोई मतलब नहीं है, मैं एसेट को जैसे मर्जी यूज करूं, मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पढ़िए। सो ऑल दो कैपिटल एंड एसेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय क्या होती हैं? स्टिल दे डोंट हैव एनी राइट, स्टिल दे डोंट हैव एनी राइट। पढ़िए। द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट, द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और द ज्वाइंट ओनर्स ऑफ द क्या लिखा हुआ है? कंपनीज प्रॉपर्टी। सो कंपनी की प्रॉपर्टी में उनका कोई मालकियत हक नहीं है। जब तुमने वर्ड ही क्या बोल दिया, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स। सर सिंपल सी बात, इसके ऊपर आप चलेंगे वर्ड कल वाले में। जितनी भी मेंबर्स ने पैसा दिया होगा, वो पैसे को हम लोगों ने वर्ड क्या बोल दिया था? इसी कैपिटल से हमने नेक्स्ट आगे क्या जनरेट करी? बट ये एसेट किसकी होंगी? नॉट ऑफ द मेंबर्स। कल को ये मेंबर्स आकर इस एसेट के ऊपर अपना हक जताएं, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। इसको एक वर्ड बोलते हैं, मेंबर्स का कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी की प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ किसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा? कंपनी, नॉट उसके मेंबर्स को। कल इसके ऊपर एक केस भी आएगा आपके सामने, पहला केस यहां पे आता है जी, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, जो एक रूलिंग लेकर आएगी इसी बात को लेकर कि सर व्हाट इट मींस कि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। क्या ये रूल कहां से आया? इस केस के अंदर द वेरियस डिसीजंस टेकन बाय द कोर्ट, जो आजकल नए नए कुछ ना कुछ केसेस होते हैं, वहां से भी लॉ बनाए जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते, जैसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन पास होता है, हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन पास होता है, वो भी तो कानून बन जाता है, वो भी तो कानून बन जाता है। और अगर वकीलों का काम देखें, एडवोकेट्स का काम देखें, वो यही तो होता है, दलील देना। दलील मतलब इन चीजों को, सर फलाने फलाने केस में, दिस दैट केस में, फलानी कोर्ट में, फलानी कोर्ट में, वो बना के लेके आता है पूरा रिप्लाई, अंडर दिस केस, अंडर दिस केस, अंडर दिस केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी, हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी। सो मैं दरखास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट को छोड़ा जाए। मतलब वो जो दलीलें देते हैं वो कहां से निकलती हैं? द डिसीजंस टेकन बाय द वेरियस कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं इतना मानते, मेनली हाई कोर्ट या सुप्रीम। ये भी तो अपने आप में कानून है। जब ऐसा देखा गया तो कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, ये आगे से रूल बन गया कि मेंबर का कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। दैट इज द केस। हुआ क्लियर? सो आज पर्टिकुलरली आपने जो कंटेंट पढ़ा, अभी 2-3 दिन आपको लगेंगे किस बात को लेकर, कि आपको अभी ये चीज जल्दी समझ नहीं आएगी पहले कि इसमें से याद क्या करना है, कि अपने को इसको पढ़ना कैसे है। अभी के लिए पहले नॉलेज गेन करो, और आपको इतनी समझ आ गई होगी रिवाइज जब करोगे घर पे जाकर, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन नॉर्मल। क्योंकि कुछ ना बीच में बातें रेपिटेटिव बहुत चल रही हैं।
तो ये चीजें ना, फिल्टरिंग जब आप इसको पढ़ोगे ऑटोमेटिक अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो अंडरलाइन कर रहा हूं, जो कोई राउंड कर रहा हूं, मैक्सिमम इनके ऊपर क्या करो, नोटिंग करो। ये तो अभी की बात है, आगे तो मैं खुद हिंदी लिखवाऊंगा कि इसके ऊपर ट्रांसलेट करके लिख प्रोविजन का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक प्रोविजन क्लियर नहीं है तब तक कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।